हेलो नमस्कार। मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार तहे दिल से आभार एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 10वीं 12वीं और सीबीएसई आरबीएसई के अध्ययन करवाया जा रहा है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें। अपने प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से पुनः एक बार निवेदन है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने तमाम मित्रों के साथ साझा करें, शेयर करें। और विद्यार्थियों, हमारे पिछले एपिसोड के अंदर देखा जाए तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने एक पहला पार्ट्स पढ़ा जो पढ़ा रक्त, ब्लड के बारे में। और आज हमारा जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट्स रहेगा हृदय। उससे पहले सभी विद्यार्थी एक बार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो विद्यार्थियों, आज की शुरुआत करते हैं हम कि सबसे पहले बात करते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हृदय के बारे में रहेगा कि हृदय क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहले दूसरा पार्ट 2 और वो टॉपिक रहेगा हृदय, जिसको हम अंग्रेजी में हार्ट के नाम से भी जानते हैं, हार्ट, और कभी कभी इसको दिल के नाम से भी जानते हैं कि दिल। ठीक है, अब ध्यान देना विद्यार्थियों, ये हृदय है क्या, इसका डायग्राम भी है, हम पढ़ेंगे, डायग्राम के साथ भी पढ़ेंगे। पूरी तरीके से इसको आप हृदय को समझना, बेहतर तरीके से समझना, ताकि आपको आने वाले एग्जामों में मुसीबत ना हो और हम आपको तन मन से समर्पित होकर के समझाएंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, हृदय की बात करें, मूलतः इसके बारे में नॉर्मल जानकारी प्राप्त करें तो जो हृदय होता है वो एक, हम कह सकते हैं कि बंद मुट्ठी, जो आपकी मुट्ठी होती है बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का जो डायग्राम होता है, ये बंद मुट्ठी, एक बंद मुट्ठी की टाइप का आकार का होता है। तो विद्यार्थियों, ये एक हृदय का डायग्राम, इसको हम समझेंगे, लेकिन नॉर्मल इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब ध्यान देना कि ये इसका आकार होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये बना किससे हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारे मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो कौन सी कोशिकाओं से बना है, और कोशिका ऊतक से, तो हम कह सकते हैं कि ये पेशी ऊतक से बना होता है, पेशी ऊतक से निर्मित होता है, पेशी ऊतकों से निर्मित होता है। विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये होता कैसे, बंद मुट्ठी का आकार कह दिया। अब हम कह सकते हैं कि ये मासल टाइप का होता है, माछल। ठीक है ना, दूसरा अंदर से खोखला होता है, खोखला, और साथ में इसका जो रंग होगा वो लाल रहेगा, लाल रंग, और आकार मैंने बता दिया बंद मुट्ठी, इस मुट्ठी का बंद मुट्ठी आकार का होता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसकी जो कोशिका, जो ऊतक वगैरह होते हैं वो किस प्रकार की झिल्लियों से निर्मित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हृदय दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली युक्त या दोहरी झिल्ली, झिल्लीमय से क्या होता है, आवृत होता है, झिल्लीमय से आवृत होता है, झिल्लीमय से आवृत होता है। इस हृदय के चारों ओर जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो द्विव या दोहरी झिल्ली होती है। अब रही बात इस दोहरी झिल्ली के कारण, इसको हम कह सकते हैं हृदय आवरण। इसको किस नाम से जानेंगे कि हृदय एक दोहरी झिल्ली युक्त या दोहरी झिल्ली, झिल्ली में आवृत होता है, इसे हृदय आवरण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है ना विद्यार्थियों, ध्यान रखना, हृदय आवरण
या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि इस हृदय आवरण के अंदर एक द्रव पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है, फ्लूइड, ठीक है ना, पदार्थ पाया जाता है, और जिसको हम बोल सकते हैं हृदयावरणीय द्रव्य, ठीक है ना, हृदयावरणीय, जिसको हम बोल सकते हैं पेरिकार्डियलिक फ्लूइड, ठीक है। तो याद रखना है ये जो हृदयावरणीय द्रव होता है ये हमारे हृदय के बाहरी आघातों से रक्षा करता है, बाहरी आघातों से रक्षा करता है। हृदय होता है उनको बाहरी आघात जो चोट पहुंचती है उसको, उससे मजबूती बनाए रखने के लिए इस हृदयावरणीय द्रव्य या पदार्थ का उपयोग होता है। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि यदि हृदय के बारे में और जानकारी प्राप्त करें कि ये हृदय का वजन कितना होता है, हृदय के अंदर वजन कितना होता है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि हृदय वैसे तो 300 से 350 ग्राम तक होता है, नॉर्मल औसत यदि इसका वेट कहे तो 300 से 350 ग्राम तक ये होता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि हृदय होता है ये कितनी बार स्पंदन करता है, धड़कता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धड़कना, कितनी बार धड़कता है। जैसे छोटे बच्चों की बात करें तो ये 90 से प्रति सेकंड 90 प्रति मिनट 90 बार से ज्यादा धड़कता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि एक वयस्क व्यक्ति होता है तो उसका लगभग औसत माना जाए तो ये 72 बार, कितनी बार, 72 बार प्रति मिनट, 1 मिनट के अंदर ये 72 बार धड़क लेगा। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसी हृदय के कारण हमारे अंदर, शरीर के अंदर रक्तचाप कितना होता है, रक्तचाप, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि हृदय का जो रक्तचाप होता है वो हाईएस्ट होता है 120 और न्यूनतम होता है आपके 80। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 120, ठीक है ना, और बट्टे 80 mmHg के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, परकुंचन, आकुंचन, आगे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो हृदय होता है, हृदय होता है वो रक्त का क्या करता है, पंपिंग करता है, रक्त का पंप करता है, रक्त का पंपिंग, मतलब रक्त को जिस प्रकार एक गाड़ी होती है और उसके पहिए के अंदर जब हम हवा भरते हैं ना पंप के द्वारा प्रेशर के साथ, उसी प्रकार ये जो हृदय होता है ये रक्त का एक प्रेशर के साथ पंपिंग करता है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रवाहित होता है। तो याद रखना रक्त का पंपिंग करना। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना कि ये रक्त का पंपिंग कितना करता है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी मात्रा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ये 5 लीटर रुधिर को क्या कर लेता है, पंपिंग कर लेता है। 1 मिनट के अंदर 5 लीटर रक्त का क्या हो जाता है, पंपिंग हो जाता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसके आगे की यदि बात करें कि ये जो हृदय होता है आपके, इस हृदय के किस प्रकार इसकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, ये तो वो नॉर्मल जानकारी थी। तो विद्यार्थियों ध्यान देना यदि हम बात करते हैं हृदय के बारे में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना। ये आपका एक हृदय है, ठीक है। अब ध्यान देना इसके बारे में हम जानकारी करेंगे कि ये हृदय कितने कोष्ठकों में, कितने चैम्बरों में विभाजित किया गया है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो मनुष्य, हम मानव पढ़ रहे हैं, वैसे तो त्रिकोष्ठी भी होते हैं, द्विकोष्ठी भी होते हैं, ठीक है ना। तो विद्यार्थी ध्यान रखना कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठी बना, 4 कोष्ठक, जिसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। कितने कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठी, ठीक है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों 4 चैम्बर होते हैं। अब इसमें ध्यान देना कि उन चैम्बरों को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक तो वे चैम्बर जो ऊपर की ओर होते हैं, ऊपर वाले भाग में होते हैं, जो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। पहला हम कह सकते हैं कि ऊपरी भाग, और ऊपरी भाग में जो होते हैं कोष्ठक वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और उन छोटों कोष्ठकों को हम आलिंद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आलिंद। और इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं एट्रियम, ठीक है, एंट्रियम,
अब ध्यान देना कि दूसरे जो चेंबर होते हैं वो निचले भाग में होते हैं। कहां पर होते हैं? निचले भाग। और निचले भाग में भी अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, बिग होते हैं। ऊपर की अपेक्षा नीचे वाले क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, जो हम कह सकते हैं बड़े होते हैं। और उस बड़े वाले भाग को हम बोलेंगे निलय। किस नाम से जानेंगे? निलय के नाम से जानेंगे। और ये जो निलय होगा इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोल सकते हैं? वेंट्रिकल। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जब ये तो दो ऊपर भाग जो छोटे और दो नीचे वाले भाग बड़े होते हैं, ऊपर वाले भाग को आलिंदे और नीचे वाले भाग को निलय के नाम से जानते हैं। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि जब इस हृदय को, ये जो आपका हार्ट है, इस हृदय को जब हम लंबवत में विभाजित करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर जब दो टुकड़ों में विभाजित करेंगे, तो याद रखना कि एक भाग आपका राइट और दूसरा भाग आपका लेफ्ट। अब याद रखना विद्यार्थियों, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम मेरी स्थिति में बना हुआ है। जैसे मेरा जो हृदय है, ये भाग है आपका कौन सा? बायां भाग। ये भाग कौन सा आपका? दायां भाग। ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं दायां भाग और इसको हम बोल सकते हैं बायां भाग। तो ये आपका भाग जो रहेगा ना, ये आपका बायां भाग है। कौन सा भाग है? बायां भाग। और ये जो आपका भाग रहेगा, पार्ट्स रहेगा, ये दायां भाग रहेगा। कौन सा रहेगा? दायां भाग। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि जब इस हृदय को लंबवत में विभाजित करते हैं तो ये दो भागों में बढ़ता है। कौन सा भाग? एक तो राइट और दूसरा कौन सा? लेफ्ट। राइट को बोलेंगे दायां, लेफ्ट को बोलेंगे बायां। अब ध्यान देना कि जब दायां भाग है तो दाएं भाग में एक आलिंद और एक निलय। तो इसमें यह कह सकते हैं कि जब बीचों बीच इसको लंबवत में बांटेंगे तो ऊपर वाला भाग एक आलिंद और नीचे वाला भाग एक निलय, और उसमें बाएं भाग में भी एक ऊपर वाला आलिंद और एक नीचे वाला निलय। तो ऊपर वाला जो भाग होगा छोटे होंगे वो आलिंद, और नीचे वाले होंगे वो क्या होंगे? निलय। आलिंद निलय, आलिंद निलय। ये भाग है आपका दायां राइट और ये भाग है आपका बायां लेफ्ट। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जब इसको दाएं और बाएं भाग में बांटने के कारण जो इसको बांटने वाली एक झिल्ली होती है, पेशी झिल्ली होती है, और उस झिल्ली को किस नाम से जानेंगे? सेप्टम के नाम से जानेंगे। जो डिविडिंग वॉल होती है, डिविडिंग वॉल होती है, जिसके द्वारा ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं डिविडिंग वॉल, ठीक है ना। जो एक हृदय को लंबवत में दो भागों में बांट दिए, दाएं भाग और बाएं भाग, राइट एंड लेफ्ट। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो आपका दायां भाग होता है, बायां भाग होता है, इन दाएं भाग और बाएं भाग में एक आलिंद और एक निलय, एक आलिंद और एक निलय। आलिंद आपका छोटा सा भाग है और निलय आपका बहुत बड़ा भाग है। हमने ये भी परिभाषा लिखी है कि ऊपरी भाग होते हैं छोटे, वो आलिंद, और निचले वाले भाग होते हैं निलय। निचले वाले भाग बड़े, जो निलय, ये बड़े हैं निलय और ये छोटे आलिंद। एक तरफ बायां भाग और एक तरफ दायां भाग। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस दाएं भाग के आलिंद, जिसको हम बोलते हैं राइट, राइट एट्रियम का मतलब होता है दायां आलिंद। इसको हम क्या बोलते हैं? दायां आलिंद, ठीक है ना। और दूसरा जो राइट वेंट्रिकल है, जिसको हम बोलेंगे दायां निलय। किस नाम से जानेंगे? दायां निलय के नाम से जानेंगे। और उसी तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिसको हम बोलेंगे बायां निलय। कौन सा निलय? बायां निलय। और एक आपका ये होगा जो ऊपरी वाला भाग होता है एट्रियम लेफ्ट, जिसको हम बोल सकते हैं बायां आलिंद। कौन सा भाग है? बायां निलय। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इससे कुछ रुधिर वाहिकाएं जुड़ी होती है, उनके भी नाम दिए हुए हैं। इसका है वेन कवा, जिसको हम बोल सकते हैं महाशिरा। किस नाम से जानते हैं? महाशिरा। और आपने कई बार पढ़ भी चुके हैं, जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। और ये भी आप वेना कहना, जो वेना कवा, जो इसको महाशिरा, वो सुपीरियर होता है, ये इंटीरियर होता है, वो ऊपरी सिरे से जुड़ी होती है और ये निचले वाले भाग से सिरे से जुड़ी होती है। तो इसके साथ ये भी जोड़ सकते हैं सुपीरियर और इंटीरियर, ठीक है ना। ऊपरी हिस्सा अपर और लोअर, ठीक है। और रही बात इससे दूसरी, ये जो महाशिरा एक जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, और दूसरा आपका जो है इसके अंदर एक ऑर्टा, जिसको बोलते हैं महाधमनी, जिसमें शुद्ध रुधिर बहते हैं। अब याद रखना कि ये तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से रुधिर को लाने ले जाने का काम करती है, लेकिन हृदय से फेफड़ों में लाने ले जाने का काम फुफ्फुसीय धमनी और शिराओं के द्वारा होता है। तो उसमें भी देखो पाल्मिनरी आर्टरी, जो इसको हम बोल सकते हैं फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। और ये फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है? अशुद्ध रुधिर को
आपके फेफड़ों के अंदर ले जाती है शुद्ध होने के लिए। और जो शुद्ध रुधिर है, जो पाल्मोनरी वेन्स, जो ये आपकी फुफ्फुसी शिरा जो शुद्ध रुधिर को हृदय में लाने का काम करेगी। आगे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे पूर्णतया, ठीक है, लेकिन उससे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, ये जो आपका दायां भाग है जिसके अंदर एक आलिंदे और एक निले, तो जब रुधिर आलिंदे से निले में जाता है तो यहाँ एक कंट्रोल वैसी होता है, एक नियंत्रण के लिए एक वाल्व लगे होते हैं, ठीक है ना, जो रुधिर को एक तेज प्रवाह के कारण रोकते हैं और उसका एक प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो आलिंदे और निले के बीच में जो भाग होता है, ये जो भाग होते हैं ना, ये आलिंदे और निले के बीच में ये जो भाग होते हैं, इसको हम वाल्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वाल्व। और दूसरा इसका नाम है कपाट, दोनों नाम से। तो विद्यार्थियों याद रखना कि इस दाएं आलिंदे, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि दाएं भाग के अंदर, दायां भाग में कौन सा कपाट पाया जाता है आलिंदे और निले के अंदर। तो याद रखना विद्यार्थियों कि जो हृदय का दायां भाग होता है, दाएं भाग के आलिंदे एट्रियम और वेंट्रिकल के जो मध्य जो कपाट होता है, उस कपाट का नाम है त्रिवलक। त्रिवलक एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है ना, इस नाम से इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि दाएं भाग के अंदर आलिंदे और निले के बीच में जो कपाट होगा या वाल्व होगा, इसको त्रिवलक के नाम से जानते हैं। किस वलक के नाम से? या इसको हम बोल सकते हैं ट्राइक्युस्पिड एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। रही बात कि दाएं भाग के आलिंदे और निले के बीच को त्रिवलक एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है। दूसरी जो बायां भाग होता है, बाएं भाग के अंदर भी आलिंदे और निले होते हैं, इसके मध्य जो वाल्व कपाट होता है, इस कपाट को किस नाम से जानेंगे? तो भी विद्यार्थियों ध्यान रखना, इसके अंदर जो कपाट होगा वो द्विवलन कपाट होगा। तो हम कह सकते हैं कि बायां भाग, कौन सा भाग? बायां भाग के अंदर जो कपाट होगा, जो वाल्व होगा, उसको हम बोलेंगे द्विवलन। द्विवलन एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। कभी कभी विद्यार्थियों इसको शॉर्ट में ये भी बोलते हैं एवी वाल्व है। क्या बोलते हैं? एवी वाल्व। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो द्विवलन एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो दाएं बाएं भाग के आलिंदे और निले में होता है, इसका दूसरा नाम भी है माइट्रल। क्या नाम है? माइट्रल। इसको अंग्रेजी में ऐसे भी लिखते हैं माइट्रल। तो विद्यार्थियों याद रखना मुख्य है कि बताइए कि दाएं भाग के अंदर जो आलिंदे और निले, दाएं भाग के आलिंदे और निले के मध्य जो कपाट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? त्रिवलक एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। और बाएं भाग के आलिंदे और निले के मध्य जो कपाट होता है, वाल्व होता है, उसको किस नाम से जानेंगे? द्विवलन एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या अंग्रेजी में लिख सकते हैं डाइक्युस्पिड एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। तो याद रखना विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो वाल्व होते हैं, ये आपके बाएं भाग और दाएं भाग के अंदर ये जो वाल्व होते हैं, ये वाल्व क्या काम करते हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो याद रखना विद्यार्थियों कि मानव के शरीर के अंदर जो रक्त होता है, रक्त का प्रवाह होता है, फ्लू होता है, जो बहता है, प्रवाह होता है, वो हमेशा याद रखना विद्यार्थियों एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशी होता है। तो एक दिशी होने के कारण ये जो वाल्व होते हैं, ये जब रुधिर आलिंदे से नीले में जाएगा, वापस नीले से आलिंद में न जाए, विपरीत दिशा के प्रवाह को रोकना। विपरीत प्रवाह को रोकना कहने का मतलब है कि जब रुधिर आलिंदे से नीले में जाता है और वापस नीले से आलिंदे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रुधिर हमेशा आलिंदे से किस में जाएगा? नीले में। लेकिन जब नीले से वापस आलिंदे में जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। तो इस कारण इसको रोकने के लिए, विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए इस वाल्व का प्रयोग किया जाता है, इन कपाटों का प्रयोग किया जाता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो रुधिर है,
इस रुधिर के दौरान, इस हृदय के दौरान जो रुधिर का संचरण होता है, अब वो संचरण एक चक्र में हम कह सकते हैं कि रुधिर जब एक चक्कर लगाता है तो रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर जो रक्त परिसंचरण होता है वो दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, डबल ब्लड सर्कुलेटरी होता है। क्यों होता है? तो विद्यार्थियों ध्यान देना, क्योंकि इसमें हमेशा जब रुधिर का एक चक्र पूरा होता है तो रुधिर हृदय से 2 बार गुजरेगा। एक तो अशुद्ध रुधिर आपके दाएं भाग से आलिंदे, आलिंदे से नीले और नीले से होता हुआ किस में जाएगा? फेफड़ों में, और वहां से शुद्ध होकर के वापस कौन से भाग में आएगा? बाएं भाग में, और बाएं भाग से ये आपके फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा आलिंदे, आलिंदे से नीले से होता हुआ वापस कहां जाएगा? महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाए। तो कहने का मतलब है कि वन हार्ट सर्किल के दौरान डबल ब्लड सर्कुलेटरी होती है, 2 बार रक्त का हृदय में आना जरूरी हो जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। इसके बारे में आगे समझेंगे कि ये रक्त परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण क्यों होता है, तो उसका एक हम डायग्राम और बनाएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस हृदय के दौरान, हृदय के अंदर जब ये कपाट खुलते हैं, बंद होते हैं, तब क्या होता है? तो विद्यार्थियों समझना, अब ध्यान देना विद्यार्थियों कि जब ये हृदय के कपाट खुलते व बंद होते हैं, तब एक कपाटों की आवाज आती है। और कई बार पूछते हैं, तो याद रखना कि जब हृदय खुलता है, कपाट खुलते हैं, तो उस समय जो आवाज बजेगी वो बजेगी लब, और जब हृदय के जो कपाट बंद होते हैं तब जब आवाज आएगी आपकी आएगी डब। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब हृदय धड़कता है तो उस समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो हमें सुनाई देती है, साउंड सुनाई देता है, वो आपका है लब डब, लब डब, लब डब, लब डब। ठीक है ना? तो विद्यार्थियों याद रखना कि जब हृदय के अंदर या हृदय जब धड़कता है, स्पंदन होता है, उस दौरान कपाटों से निकलने वाली जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि किस प्रकार संचरित होती है? तो हमेशा विद्यार्थियों याद रखना, जब कपाट खुलते हैं तब आपकी लब, और जब कपाट बंद होते हैं उस समय आपके डब। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जब रुधिर आलिंदे से नीले में जाता है, नीले से वापस रुधिर वाहिकाओं में जाता है, तो इसमें याद रखना कि आलिंदे और नीले, आलिंद एवं नीले, आलिंदे एवं नीले के लयबंद संचरण, जब रुधिर का क्या होता है? संचरण होता है, तो उस दौरान ध्यान रखना कि जब कोई भी रक्त, जैसे रक्त आलिंदे में आता है, रक्त जब किस में आता है? आलिंदे में आता है, और जब आलिंदे से निकल करके नीले में जाता है तो उस समय 2 प्रकार की स्थितियां बनती है। एक बनती है आपकी जिसको बोलते हैं संकुंचन, ठीक है ना, और दूसरी जो आपकी स्थिति बनेगी वो बनेगी शिथिलन। क्या बनेगी? शिथिलन। ठीक है ना, संकुंचन और शिथिलन। अब ध्यान देना, संकुचन इस समय आपका जो रुधिर भरा होगा, रक्त का भराव, कोई भी चाहे आलिंदे हो चाहे नीले हो, जब रक्त रुधिर वाहिकाओं से आलिंदे में आएगा तब आलिंदे क्या होगा? संकुंचन होगा। ठीक है ना, और जब रुधिर निकल जाएगा आलिंदे से तब आपका वो आलिंदे वापस क्या हो जाएगा? शिथिलन हो जाएगा। तो 2 प्रकार की इसके अंदर क्या होती है? गतियां होती है। एक होती है संकुचन और दूसरी होती है शिथिलन। और इस दौरान हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? प्रेशर आता है। क्या आता है? प्रेशर होता है, उस हृदय के अंदर प्रेशर होता है, और इसी प्रेशर के साथ हमारे रक्त के वाहिकाओं के अंदर 2 प्रकार के प्रेशर होता है। एक आपका होता है प्रेशर परकुंचन, और दूसरा होता है आकुंचन। ठीक है ना, परकुंचन किससे रिलेटेड है? संकुचन से। और शिथिलन, आकुंचन किसके रिलेटेड है? शिथिलन या अनुशिथिलन के नाम से भी जानते हैं इसको। अब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं
ठीक है ना, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, ठीक है, और इसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस समय जो आपकी पल्स प्रेशर, नाड़ी स्पंदन, जो नाड़ी दाब होता है, वो याद रखना अधिकतम आपका जो होगा पर कुंचन में वो होगा 120 mm, 120 mm पारा, mmHg, और अधिकतम जो अधिकतम होगा 120 mm पारा, और जो न्यूनतम होगा वो होगा 80 mm पारा Hg। तो याद रखना कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाह, जब ब्लड प्रेशर होता है, तो हमारी जो नाड़ी पल्स होती है उसके अंदर प्रेशर कितना होता है अधिकतम, तो हमें याद रखना कि अधिकतम जो ब्लड प्रेशर होता है 120 और न्यूनतम होता है वो कितना होता है 80 mmHg, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों याद रखना कि मनुष्य के अंदर ब्लड प्रेशर या इसको हम शॉर्ट स्वीट में बोलते हैं बीपी, ठीक है ना, और इसको हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप, रक्तचाप। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर कितना रक्तचाप होता है, तो विद्यार्थियों याद रखना 120/80 mm पारा या मरकरी होता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो आपका रुधिर होता है और उस रुधिर का संचरण होता कहाँ है, हृदय से निकल के कहाँ होता है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि इससे हृदय से अनेक प्रकार की या अनेक टाइप के रुधिर वाहिकाएं जुड़ी होती है, और उन रुधिर वाहिकाओं के द्वारा ये रुधिर है वो उच्च दाब के साथ शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से या शरीर के एक अंग से विभिन्न अंगों तक पहुंचने का कार्य करता है। जैसे ध्यान देना विद्यार्थियों, ये जैसे आपके हृदय और हृदय से देखो सबसे बड़ी दो आपकी रुधिर वाहिकाएं जुड़ी होती है, एक होती है महाशिरा, जो ये सुपीरियर होती है, ये इंटीरियर होती है, दोनों होती है महाशिरा है, और एक आपकी होती है महाधमनी जिसको बोलते हैं ऑर्टा। कई बार क्वेश्चंस करते हैं कि शुद्ध रुधिर किस में बहता है, महाधमनी में, अशुद्ध रुधिर किस में बहता है, महाशिरा में। लेकिन विद्यार्थियों याद रखना कि जब शरीर से अशुद्ध रुधिर होता है वो हृदय में किस रुधिर वाहिकाओं के द्वारा आता है, तो विद्यार्थियों ध्यान रखना महाशिराओं के द्वारा आता है। और जब रुधिर शुद्ध हो जाता है और हृदय से वापस शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाता है तो वो किसके द्वारा जाता है, तो विद्यार्थियों ध्यान रखना महाधमनी के द्वारा, ओर्टा के द्वारा, जो शरीर के अंदर शुद्ध रुधिर प्रवेश या संचरण होता है। और एक क्वेश्चन विद्यार्थियों इसमें यह भी बनता है कि बताइए हृदय के कौन से पार्ट में शुद्ध रुधिर बहता है और कौन से पार्ट में अशुद्ध रुधिर बहता है, तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, इसी स्थिति में खड़े रहना और ये बता देना कि अशुद्ध रुधिर हमेशा किस ओर बहता है, दाएं भाग में, और शुद्ध रुधिर हमेशा किस बहता है, बाएं भाग में। लेफ्ट में बहता है शुद्ध रुधिर और राइट में बहता है अशुद्ध रुधिर। इस तरफ जो होगा वो अशुद्ध रुधिर और इस तरफ होगा वो शुद्ध रुधिर। और इस कारण विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी जब हम ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड का संग्रहण करते हैं, जब हम ब्लड को क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, हमारे शरीर के अंदर रुधिर की कमी आ जाती है, तो हमेशा याद रखना रक्त का दान, रक्त का ग्राही या रक्तदाता, दो चीजें होती है, रक्त का ग्राही या रक्तदाता। जब किसी को हम रक्त को निकालते हैं, रक्त को क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना, या फिर रक्त को क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, तो ये दोनों स्थितियां हमेशा याद रखना कि रुधिर की कौन सी वाहिकाओं के द्वारा इसको निकाला जाता है या चढ़ाया जाता है। तो याद रखना कि रक्त के अंदर जो शिराएं होती है, वेनस होता है, शिराएं होती है, उसके द्वारा इन रक्त का क्या किया जाता है, चढ़ाया भी जाता है और निकाला भी जाता है। और ये भी विद्यार्थियों याद रखना, कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं और ट्रीटमेंट लेने जाते हैं और उस समय हमारे इंजेक्शन देते हैं, क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो इंजेक्शन के दौरान जो हमारे इंजेक्शन चढ़ाया जाता है वो इंजेक्शन किस में चढ़ाया जाता है, वो भी हमारे शिराओं में ही चढ़ाया जाता है, कभी भी धमनी में नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि धमनी के अंदर जो रक्त बहता है वो हाई प्रेशर के साथ बहता है, इसी कारण कभी भी उसके अंदर नहीं चढ़ाया
जाता है। और रही बात ये हमारे हृदय से ये हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है, लेकिन जो शिरा होती है वो शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। और आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा, और एक विद्यार्थियों विशेष बात ये भी याद रखना, ठीक है ना, कि हृदय की जो बीमारी होती है और हाई बीमारी जैसे हार्ट अटैक होना या फिर सीने में दर्द होना या पसीना आना या खून की उल्टी होना, उस समय हमेशा याद रखना कि एक हमारे चिकित्सक परीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। और उस चिकित्सक परीक्षण के प्रयोग को हम परीक्षण को किस नाम से जानेंगे, तो हम कहते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको बोलते हैं। इस जांच को किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं। ECG करवाते हैं जिससे हमारे को पता चलता है कि हमारी हृदय स्पंदन कितनी है, कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है और कितने मात्रा में रक्त का क्या करता है, संचरण करता है, पंपिंग करता है, उसके बारे में ज्ञात होता है। तो विद्यार्थियों इसके अगला जो पार्ट्स रहेगा वो हमारे शरीर से निकलने वाले रुधिर को या विभिन्न शरीर के हिस्सों से रुधिर को हृदय में ले जाने का कार्य किस द्वारा किया जाता है। तो अगला पार्ट्स रहेगा ब्लड वेसल्स, जिसको रुधिर वाहिकाओं के नाम से जानते हैं, और उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज के इस एपिसोड के अंदर यहीं तक। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रुधिर वाहिकाएं। तब तक के लिए विद्यार्थियों आप सभी को पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और विद्यार्थियों इस हमारे बायोलॉजी वाले SP सर यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, कमेंट करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सकें और जिससे काफ़ी स्टूडेंट इससे लाभ प्राप्त कर सके। और इसी ऊर्जा के साथ हम एक नई वीडियो के साथ पेशकश हो। और हमारे इस बायोलॉजी वाले SP सर यूट्यूब SP सर मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार अभिनंदन और स्वागत। जय हिंद, जय भारत।